केसरिया बालम आने पधारो मारे देश। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, महको प्यारो हिंदुस्तान। एक ख्वाब था आंखों में, मन में जज्बा था कुछ कर दिखाने का, और हम निकल पड़े कल्याण के सफर में, इस उम्मीद के साथ कि किसी की राह का चिराग बन सकें, किसी की राहें रोशन कर सकें। इस जज्बे के साथ यही विश्वास रहा कि हर बेमकसद जिंदगी बामकसद बन जाए, हर कदमों तले उसकी अपनी ज़मीन हो और सिर पर अपने ही आत्मविश्वास का आसमान। हमने हर पल आपका साथ निभाने का आपसे वादा किया है, जिसमें इंद्रधनुषी रंगों के साथ होगी प्यार की खुशबू और साथ ही होगी रिश्तों की गर्माहट। ये वादा है जिनका, ये शब्द हैं जिनके, वो है हमारे राष्ट्र की शान, और हम ही नहीं पूरी दुनिया करती है उनका सम्मान। तभी तो हम कहते हैं भाया, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, महको प्यारो हिंदुस्तान। बिल्कुल बहुत सही बात कही थे। और जहाँ की बात कह रहा हो, जो समझ में आ रही है बात, कटे न कटे अँ सुनवा में आवे कि कोई गीत की 4 लाइन मैंने याद आ गई कि वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। तो वास्तव में अँ लागे कि आपने आटे तो खुद ही हर कोई जीवे आदमी, लेकिन खुद के अलावा भी कोई समाज आटे, कोई देश आटे क्यों करे, जदी कोई बड़ी बात है। और अपने राजस्थान में तो इनका बहुत लोग हुआ, और जदी मैं कहबो करूं कि रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, और भक्ति शक्ति को अद्भुत संगम अलबेलो राजस्थान। कई बात है, बहुत ही चौकी बात करी भाई। चौकी बात करवाला कौन है? माँ का भाया विवेकानंद शर्मा जी, और हमारे साथ है हमारी जीजी अनीता जी प्रधान। हाँ जी। अच्छा, मैं कह रही थी भाया, जब मैं अबार आ रही छू घरासू सुवारे सुवारे, तो पर अहिया में देख रही थी कि जयपुर शहर तो वहिया तो आपनो गुलाबी शहर है और गुलाबी रंगत है, वहिया ही सुंदर है। पर आज कुछ खास सजावट हो रही थी, एक अलग माटी री खुशबू थी। कहीं मतलब थे जानो छे कहीं आज? हाँ बिल्कुल, आज को दिन बड़ो खास है। और आज को दिन खास ही बात अटे है कि अपना देश का जो प्रधानमंत्री छे माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज माँ को जन्मदिन को प्रोग्राम है। तो चलो बधाई देवा कहीं। हाँ बिल्कुल। तो दूरदर्शन परिवार की ओर से, माँ का अलबेलो राजस्थान के मंच की ओर से, माँ का यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घड़ी घड़ी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामना प्रधानमंत्री जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहिए, वही तो बात है अलबेलो राजस्थान की। पर भाया मैं कह रही हूँ, आज इस खास दिन पे अपना जो गेस्ट आ रहा है, देखो थे तो 17 सितंबर की खास बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर की तारीख से एक खास नाता है। दरअसल वर्ष 1950 में 17 सितंबर के दिन ही नरेंद्र दामोदर मोदी का जन्म हुआ, जिन्हें 26 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई थी। 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, तो बड़ी खास बात आज है। निश्चित रूप से आप कह सका कि मोदी जी को जन्मदिन है, और ये खास बात जो है यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी जी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो, तो वो मुश्किल से मुश्किल सफर को भी पार कर सकता है, आसान बना सकता है। आपके अंदर की भीतर की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो ही आपको आगे लेकर जाती है। तो जी आज मोदी जी को जन्मदिन है, और मोदी जी का जन्मदिन पर आज आपने अलबेलो राजस्थान प्रोग्राम में आपने जो पावना आया खास पावना परिचय करवा दिया। तो दर्शकों ने बतावा कि आज हमारे स्टूडियो में ये प्रोग्राम में
खास बातचीत कर बाटा आया जी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। डॉक्टर चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। घणो स्वागत सर आप रो। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में आप राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और जी थाने बताऊं कि आप जो छे 2009-10-11 के आसपास बीजेपी का पूरा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है और जब कॉलेज में पढ़े था जना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करे था। 2013 से 18 तक जो सरकार रही बीजेपी की राजस्थान में भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री था। तो एक बड़ो अनुभव है राजनीति को भी सामाजिक जीवन को भी। तो एक बार दोबारा डॉक्टर साहब आपका डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी का जन्म दिवस है। मोदी जी के जीवन की उनके व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सर्वाधिक प्रेरित और प्रभावित करती है? देखिए हम सबका सौभाग्य है आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी का एक आग्रह जो मेरे को बहुत प्रभावित करता है कि अपने जन्मदिन की सबके लिए महत्ता होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन का महत्व नहीं, जन्मदिन को हम जब समाज की सेवा के साथ जोड़ पाएँ ऐसा उनका आग्रह रहता है। पिछले 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब से अब तक ध्यान आएगा कि लगातार प्रतिवर्ष सेवा के कामों के साथ इस कार्यक्रम को जोड़ने का। जहाँ तक मेरे जीवन का विषय है मुझे लगता है कि मैं शायद हल्का ध्यान आता है कोई 95-96 के आसपास पहली बार मिला हूँगा। तो उनकी सादगी, संगठन के प्रति निष्ठा, राष्ट्र का समर्पण, ये कुछ चीज़ें उनके जीवन में साफ साफ दिखती थी उस समय भी। आज उसको प्रत्यक्ष रूप में हम देख रहे हैं कि अपने जीवन का क्षण क्षण कण कण उसमें इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने के भाव को लेकर के संपूर्ण विश्व में भारत को एक अमिट छाप सौंपने का काम कर रहे हैं जी। और आज से उनके शुभ जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़ा जो शुरू किया जा रहा है, इसमें किन किन ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है? इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी कार्य योजना रणनीति आपकी इसमें है? मैंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि सेवा के साथ इसको जोड़ना जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब जन्मदिन का विषय आया तो बनाने का, तो प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर सेवा के साथ जोड़ा। तो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम उसमें जोड़ा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण का असंतुलन बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने भी कहा एक पेड़ माँ के नाम, तो पर्यावरण के विषय को जोड़ा। स्वास्थ्य चेकअप, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, स्वास्थ्य चेकअप को लेकर के आए। सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, ये एक जीवन के हम प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे, पहले महात्मा गांधी ने भी कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने इन विषयों का, इस विषय के ऊपर भी उनका आग्रह लगातार इन 14 वर्षों के कालखंड में देखते हैं तो 11 वर्षों कालखंड में तो ध्यान में आता है कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का लगातार आग्रह। इस विषय को लेकर भी चर्चाएं और नीचे तक संवाद खड़ा करने का विषय। प्रबुद्ध जनों के साथ राष्ट्रीय ऐसे विषयों के ऊपर संपर्क संवाद। सफाई स्वच्छता बहुत बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला देश के सामने कोई विषय रखा था, स्वच्छता का रखा, घर का शौचालय बनाने की बात की। तो स्वच्छता का विषय, इन सब विषयों को लेकर के आम आदमी के बीच सेवा के संकल्प को लेकर के जाना, पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, समाज जीवन के सब अंगों के लोगों को उसके साथ जोड़ना और उनके भाव में ये चीज़ आए, ऐसा उनका एक आग्रह पार्टी का है। उसको लेकर के कार्यक्रम तय किया। जी कतरी गजब बात है कि देखो एक प्रधानमंत्री जी देश का सबसे बड़ा नेता जाना आप कैसे कहा बे जो है झाड़ू लेर खड़ा होगा कि भाई सफाई जो है वह केवल कुछ लोगों को काम को ना अतो सरल आदमी वो कहवे छे भाया पेड़ जत्तो लद्यो होवे छे उतो ही झुकेड़ो भी होवे छे, जे तो ऊंचो होवे चले ते तो नीचो होए। तो वह बात आपने देख बाटे मिले छे प्रधानमंत्री जी में भी। आपसे जानना ये चाहेंगे अब कि जिस तरीके से आपने कहा कि स्वच्छता अभियान से लेके और बहुत सारी जो चीजें हैं ये हुई, ये जो सेवा पखवाड़े की बात हम कर रहे हैं, पार्टी के स्तर पर तो अलग अलग जिम्मेदारियां भी बटी होंगी, अलग अलग मोर्चे हैं, विभाग हैं, वो जिम्मेदारियां अपनी निभाई रहे होंगे, लेकिन आम जनता की इसमें सहभागिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने इसमें आपको कहा कि निश्चित रूप से कार्यक्रम की योजना पार्टी ने बनाई होगी, बाकी समाज के सब लोगों को जोड़ने का इसमें भाव। और अब तो देखने में आया है कि 11 वर्ष के प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार से देश के प्रति समर्पित उनकी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं चल रही हैं, उसका सबका जुड़ाव है। आज हम देख रहे हैं तेरापंथी जैन समाज में पिछले 11 वर्षों से उनके जन्मदिन के ऊपर रक्तदान का बड़ा कार्यक्रम करते हैं और हर वर्ष अपना जो आंकड़ा वो तय करते हैं उस आंकड़े से बढ़ करके कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत बड़ा, देश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में रक्तदान का कार्यक्रम होने वाला है। वृक्षारोपण के साथ भी समाज के विभिन्न संगठनों ने अपने आप को जोड़ा और आज वृक्षारोपण के विषय के साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, मैं कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को कार्य रूप में परिवर्तित करने का काम किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी का रहा होगा, शास्त्री जी का रहा होगा, दीनदयाल जी का रहा होगा, उन्होंने इस विषय को बढ़ाया। समाज ने भी इसको स्वीकार किया और हम वोकल फॉर लोकल
ये बात थी। इसके ऊपर हम लगातार देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी इसका सीधा असर दिख रहा है, तो समाज ने भी इसको स्वीकार किया। इन सब कार्यक्रमों के साथ आज समाज खड़ा हुआ है और समाज ने इनको अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के इन कार्यक्रमों कर रहा है। हाँ। आपने बात कही वोकल फॉर लोकल की, आपने बात कही स्वदेशी की, तो अभी जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं और ट्रंप टैरिफ की जो बातें चल रही हैं, क्या लगता है कि उससे मुकाबला करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बड़ा मंत्र देशवासियों को दे दिया है? देखिए, ट्रंप टैरिफ तो अभी आया है जी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात करें या देश की बात करें तो स्वयं जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक कोई ना कोई कमियां उसके ऊपर, बीमारियां उसके ऊपर हमला करती रहेंगी। इसलिए अपने आप को सक्षम, आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते इस बात को अनुभव किया। आपको याद आता होगा कोविड के समय का दौर, उस कोविड के समय से पहले उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल, और उसका परिणाम हमने देखा कि एक 100 महीने के लॉकडाउन में जो पीपी किट हम इंपोर्ट करते थे, N95 इंपोर्ट करते थे, वेंटिलेटर इंपोर्ट करते थे, जहाँ उन सब को भारत निर्माण करने लगा, उस 1.5 महीने के कालखंड में हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। वहीं हमने 3 वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई और उन वैज्ञानिकों ने इस देश के सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री ने निःशुल्क देने का काम किया। ये वोकल फॉर लोकल का बहुत बड़ा उदाहरण। अभी सिंदूर का हमने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर में बाकी जब पाकिस्तान के पास चीन के और बाकी देशों के कहीं ड्रोन मिसाइल से काम कर रहे होंगे, वो फेल हुए और भारत के ड्रोन, भारत के आकाश होगा, पृथ्वी होगा, ऐसे मिसाइल्स उन्होंने जो वैज्ञानिकों ने तैयार किए थे, उनके प्रभाव हमने देखा कि ऊपर ही उन्होंने मार करते हुए ज़मीन पर उन मिसाइलों को जो पाकिस्तान की थी आने ही नहीं दिया। ये लगातार ये प्रूव हो रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता गूंज हो रही है। अर्थव्यवस्था के ऊपर भी सीधा सीधा अवसर दिख रहा है कि हम दुनिया के किसी देश के हम कम नहीं है और किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं करेंगे, भारत अपने हिसाब से। जी जो बात किया विज्ञान की, तो मैंने 2 लाइना और याद आ गई कि भारत जो है कहीं आगे बढ़े से कि इतिहास हमारा संबल है, विज्ञान हमारा है भुजबल, गत वैभव का आदर्श आज कर देगा भावी भी उज्जवल। तो भविष्य भी मारो बहुत चोखो रहवाड़ो है, क्योंकि मारो इतिहास अतरो गजब रह्यो, विज्ञान आपनो अतरो जोरदार रह्यो और फिर मोदी जी जान का अपना प्रधानमंत्री। बिल्कुल वो कहे छे भाई आवश्यकता जो होवे छे वो आविष्कार की जननी होवे छे, पण आपने अठे तो अपना प्रधानमंत्री जी आविष्कार का जनक हो रहा है ना। सर, आपने इतने विभागों में काम किया और कहते हैं ना कि मतलब जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है, हमें कोई नया पदभार मिलता है, खुशी भी होती है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात चल रही है आज, पहली मुलाकात प्रधानमंत्री जी के साथ हर किसी का सपना होता है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आज, इतने बड़े ऊंचे लेवल पर, इतनी जिम्मेदारियों के साथ, वो मुलाकात क्या कुछ थी और कितनी खास थी आपके लिए? मुझे हल्का से ध्यान आता है कि पार्टी में काम करते करते शायद 96 का समय आसपास रहा होगा, 96 कभी, प्रधानमंत्री जी शायद राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी के थे। हाँ जी। इस नाते, संगठन के नाते उनका राजस्थान का प्रवास हुआ था। मुझे उनके साथ रहने का ऐसा तय किया था, कुछ मीडिया के लोगों के साथ इंटरव्यू का, कुछ लोगों मिलने जाने का, तो उस समय उनके साथ था। सहजता और सरलता जो आज प्रधानमंत्री के रूप में उनको स्वभाव में दिखती है, उस समय भी उतनी थी, सादगी थी। जैसे हम देखते हैं उनके वेशभूषा में भी कुर्ता, आदि वहाँ का कुर्ता पहनना, बाकी सब चीज़, विनम्रता का भाव और सब चीज़, इसने एक प्रभावित किया कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आज अपने जीवन का समर्पण जिस काम के लेके चल रहा है, वो सादगी के साथ उस विषय को बढ़ाने का काम कर रहा है। धीरे धीरे फिर ये संपर्क बढ़ता गया। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा, तब उनका 2-3 बार राजस्थान आना हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ ही रहने का, बाद में भी कई अवसरों पर मिलने का ऐसा काम है। तो आपने जैसे बताया कि लगभग 1996 के आसपास, 95-96 के आसपास पहली बार मिलना हुआ होगा, लगभग 30 वर्ष होने को आए हैं। उस समय उनके पास सीधे सीधे जिम्मेदारी पार्टी संगठन में थी तब तक, और सन 2000 के बाद में वो एक प्रकार से गुजरात की राजनीति में जैसे मुख्यमंत्री के रूप में आए, लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। तो उस समय एक संगठनकर्ता के रूप में थे, आज देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं। कुछ स्वभाव में कुछ परिवर्तन अब आपको लगता है मोदी जी? मुझे नहीं लगा। मैं संगठनकर्ता के नाते काम कर रहे थे, तब मैंने देखा। मुख्यमंत्री के नाते भी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, उनका कई बार आना हुआ, तब भी संगठन को कैसे तैयार करना और कार्यकर्ता की कैसे उसमें निखार लाना, ये उनको स्वभाव में। मैंने मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ पे देखा। कुछ छोटे छोटे विषय थे, अभी समय नहीं उस चर्चा करने का, लेकिन हम देखते हैं कि जब उस विषय को उनके सामने रखा, तो एक संगठक को कैसे काम करना है, कार्यकर्ता का निर्माण कैसे करना है, इस विषय को महत्ता संगठन को ही है, ये देखने में आता। आज प्रधानमंत्री के नाते भी देखते हैं तो कई बार ध्यान आता है, जहाँ प्रधानमंत्री के नाते सारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं,
संगठन की बैठकों में संगठन की गूढ़ विषयों को लेकर के उनका जो उद्बोधन होता है, जाना लगता है कि संगठन के प्रति उनका भाव और संगठन के प्रति निष्ठा और उसके माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण, इन सब चीज़ों का तो आज कह सकता हूँ कि दोहरी भूमिका, देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं और संगठन के कार्यकर्ताओं को भी समय समय पर उनका मार्गदर्शन, निर्देश और उनके जीवन के जो अनुसरण करने का अवसर मिलता है। जी अरुण सर, जैसे कि आपके नाम से विदित है अरुण, उगता हुआ सूरज, और आपने अपनी लालिमा मतलब अपने नाम को आपने पूरी तरीके से चरितार्थ किया है। कैसा रहा अरुण जी का बचपन? आंखों में सपने लिए वो नन्हा सा बालक, क्या कभी सोचा था इतनी ऊंची कमान आप संभालेंगे? नहीं, मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ जी। मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका पूरा जुड़ाव था और जन्म होने के शायद मैं चलना सीखा 4-1 साल का रहूँगा। मूलतः मेरा जन्म भरतपुर में हुआ और जन्म के तुरंत बाद मेरे पिता का पोस्टिंग डीडवाना में था, तो मैं डीडवाना चला गया। जब लौट के आया तो फिर भरतपुर में 4-1 साल का ऐसे समारा होगा, 4-5, तो भरतपुर की शाखा में वो जाते थे तो मुझे भी शाखा ले गए संघ के संपर्क में। जी। मैं उसी समय बाल्यावस्था में आ गया था। यात्रा, वो संघ की यात्रा भी चलती रही, सब चलता रहा और वहीं करते करते फिर आपातकाल का दौर आया तो आपातकाल में भी मैं लगातार सक्रिय था। मैं 9वीं क्लास में था, मेरे पिता भी, हम दोनों करते हुए यात्रा चलते अजमेर के बाद फिर जयपुर आकर के विद्यार्थी परिषद के संपर्क में मैं आया और उसमें काम किया। फिर बाद में 89 के आसपास राजनीतिक क्षेत्र में आने का। इस बीच में पढ़ाई करने के बाद एमकॉम में मुझे लगा कि स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी में ठीक था तो एक लेक्चरशिप का अवसर मिला। 5 साल मैंने कॉलेजों में पढ़ाया। कुछ संयोग ऐसा रहा कि यूनिवर्सिटी टॉप की, यूनिवर्सिटी के विभाग में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन विद्यार्थी परिषद की सक्रियता के कारण से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया। सब विभागों में अपॉइंटमेंट दिया, मुझे नहीं मिला जी। तो मुझे फिर वकालत के क्षेत्र में आया। 20 साल वकालत की, डेस्टिनी यहाँ लेके आ गई राजनीति में, तो राजनीति में काम कर रहा हूँ। वो कहे छे भाया कि अनुभवी हाथासू अगर वृक्ष ने सींचा तो काल ने फलदार वृक्ष बने लो। बिल्कुल। तो वो जो बीजारोपण हुआ 4 साल की उम्र से ही और घर में जो माहौल था पिता के छत्र छाया में, तो आज आप यहाँ पर हमारे सामने विराजित हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो सामाजिक जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते होते और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक आप पहुँचे और काफ़ी युवा अवस्था में ही आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। इतना बड़ा प्रदेश है और कम आयु में कहिए या बहुत युवा अवस्था में आप बने, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में शायद आपने विधायक का चुनाव लड़ा। तो आपके जो दोनों ही अनुभव रहे, चुनावी राजनीति का, एक संगठन में काम करने का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, अनेक जिम्मेदारियां रही, अपने आप को कहाँ अधिक सहज पाते हैं आप, चुनावी राजनीति या संगठन या दोनों? 89 में मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया जी। युवा मोर्चे में अलग अलग दायित्वों पर मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष ऐसे दायित्व का निर्वहन किया। पार्टी में मीडिया प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, ऐसे उन कार्यक्रमों का दायित्व मेरे पास रहा लंबे समय तक। उसका पार्टी में भी फिर महामंत्री, मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, फिर प्रवक्ता पार्टी का, फिर पार्टी का अध्यक्ष, ऐसे कह सकता हूँ कि सब जितने दायित्व हो सकते हैं युवा मोर्चे में और पार्टी में उनका दायित्व है। और इस नाते पूरे प्रदेश का एक बार नहीं कई बार दौरा करने का, अध्यक्ष बनने से पहले अवसर रहा लगातार घूमने का। अध्यक्ष बने तो उस समय भी कालखंड ऐसा था कि केंद्र में हम चुनाव हारे थे, 2009 का समय था, और राजस्थान में भी हम चुनाव हारे थे। उस समय दायित्व मुझे दिया और निश्चित रूप से हमारी जो संगठन की एक ताकत है कि सामूहिकता का और सबके साथ बैठ कर निर्णय करना और धीरे धीरे उन विषयों को नीचे पहुंचाना, उसका ही कारण था कि 4 साल के उद्देश्य के कालखंड में हम विपक्ष में होने के बाद भी नगर पालिका में कांग्रेस से सत्ताधारी दल था उससे ज़्यादा सीटें जीत के आए, पंचायतों में भी उनसे ज़्यादा सीटें जीत के आए, और 13 में जो लोक विधानसभा का चुनाव आया उस समय 163 सीट ला करके अब तक की सबसे अधिक सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। ये उस दौर का था, संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगातार उनका संघर्ष, इसके कारण परिणाम दे पाया सर। मुझे लगता है दोनों चीज़ों को देखते हुए भाव एक ही था कि संगठन का कार्यकर्ता और संगठन ने जो दायित्व दिया है उसकी पूरी निष्ठा के साथ, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उस दायित्व को पूरा करना, ये जो भाव था इसने कभी भी, चाहे वो सत्ता का क्षेत्र हो या संगठन का क्षेत्र हो, संगठन का एक काम है, काम को पूरा करना है, उसी भाव से मैं काम करूँ। बिल्कुल, आज तो ये शुभ अवसर है विवेकानंद जी भाया कि मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और साथ ही साथ विश्वकर्मा जयंती भी है।
बिल्कुल, विश्वकर्मा जयंती भी है और दर्शकों को ये भी बता दें कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती जो है वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देने वाली जयंती है। हाँ। और ख़ास तौर पर देश की शक्ति जिनको कहा जाता है, ऐसे कारीगर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, शिल्पी, ये जो लोग हैं ये विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी भी कहा जाता है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि केवल देव शिल्पी ही नहीं कहा जाता, केवल उनकी पहचान जो है वो बहुत अच्छे भवन बनाने के लिए ही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है कि उन्होंने द्वारिका का निर्माण किया या स्वर्ग लोक के अनेक भवनों का उन्होंने निर्माण किया, अपितु ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण भी उन्होंने किया। तो जो हथियार की जो बात है वो भी उन्होंने उसका निर्माण बनाया है। और आज इसीलिए हम लोग विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं साथ में मिलकर। तो आज एक नहीं दो शुभ दिन हमारे साथ में हैं। बिल्कुल। श्री विश्वकर्मा पूजा हिंदू पंचांग की कन्या संक्रांति पर पड़ता है। भारत के अलावा नेपाल में भी एक बड़े उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। भारत के कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में यह आमतौर पर हर साल 17-18 सितंबर के आसपास ग्रेगोरियन जो तिथि है उसके हिसाब से मनाया जाता है। ये उत्सव प्राय मुख्य तौर पर विश्वकर्मा के 5 पुत्रों मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ की संतानों द्वारा मनाया जाता है। ये कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों में प्राय शॉप फ्लोर पर विशेष रूप से मनाया जाता है। विश्वकर्मा को विश्व का निर्माता तथा देवताओं का शिल्पी कहा जाता है। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि जो बात है भगवान विश्वकर्मा की, एक शिल्पी वाली बात तो है ही, लेकिन एक परिश्रम की भी जो बात है वहाँ से जो सीखने को हमारे को मिलता है। और एक राष्ट्र सशक्त तभी होता है जब उसके इस प्रकार के उसमें आत्मनिर्भर बनाने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, वो किस जिजीविषा के साथ, किस निष्ठा के साथ वो काम करते हैं, अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है। तो एक संदेश ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, उस पर भी देशवासियों को, हम सबको ये संदेश आत्मसात करना चाहिए कि हम पूरी निष्ठा से जिस भी क्षेत्र में रहेंगे इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, वो कहे चाहे भाई की मुश्किलों से डर कर भागबा की बजाय अगर आप वहां को डटकर मुकाबला करें तो निश्चित तौर पर सफलता अपने कदमा में होगी। अरुण जी, आपसे जानना ये चाहेंगे, जब बात हम भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की, क्या लगता है पिछले कुछ वर्षों में मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें ये देखने को मिलता है कि पहले जो हथियार हैं, जो आयुध हैं, वो भी बड़ी संख्या में हमें बाहर से लेने पड़ते थे। आत्मनिर्भर होने के मायने हर एक क्षेत्र में है, तो क्या लगता है रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने कितनी लंबी छलांग लगा ली है? विवेकानंद जी, आपने आज संयोग है इस दिन, आज के दिन का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है। मैं उसको आप याद दिलाऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने भी विश्वकर्मा जी के नाम से अपनी कुछ योजनाएं शुरू की और इस तरह के जो शिल्पकार थे, कारीगर थे, वो अपने खुद के रोजगार के साधन उपलब्ध कर पाएँ, इसका उनको अनुदान देना, अनुदान के माध्यम से अपने कुछ चीज़ों को खड़ा करना और उस चीज़ों को रिप्लिकेट करके राजस्थान की सरकार ने भी उन सब के अनुदान की। तो मुझे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की भी दृष्टि में ये चीज़ रही कि इस तरह के ये जो हाथ के हुनर की चीज़ होंगी, जो ऐसे लोग हैं, उन सब का धीरे धीरे जो सब चीज़ एक तरह से पीछे गई हैं उनको वापस लेके जाए, भारत का निर्माण में इसका योगदान हो, ऐसा रहा। दूसरा जो आपने प्रश्न किया, अपन ध्यान में आता है 14 से लेकर के 25 के कालखंड में, तो आपको ध्यान आएगा कि धीरे धीरे हम सेना के अस्त्र शस्त्र जो बनते थे, उन शस्त्रों में ज़्यादातर चीज़ों को पहले हम आयात करते थे, अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर आज हम रॉकेट हम बनाने लग गए, मिसाइल हम बनाने लग गए, ड्रोन हम बनाने लग गए, तोपें हम बनाने लग गए, टैंक हम बनाने लग गए। इस तरह के सब चीज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को हम निर्माण करने लगे जो दूसरे देशों से लेते थे। वो भारत आज सब आत्मनिर्भर बना इन सब क्षेत्रों में, जो हमारा पैसा वहाँ जाता था उसको भी हम बचा पाए। दूसरा, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के बड़े देशों से, चीन, अमेरिका, इनसे जो कई राष्ट्र अपने ड्रोन और मिसाइल्स लिया करते थे, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ड्रोन और मिसाइल्स की सफलता को देख करके उन देशों ने भी अपने ऑर्डर यहाँ डाइवर्ट किए हैं और उसके कारण से भारत की अर्थव्यवस्था को भी और हमारे इस तरह के इन सब आयुध निर्माण की चीज़ें उसको भी बल मिलने की स्थिति भाई। जी, माने लगे एक खास बात की, अभी जो बताया आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, मोदी जी भी जो बात करी कि भाई हाथ को काम करने वाला लोग जो है बबी में निखार लिया, स्किल डेवलपमेंट की बात जो कही है, तो कठिन कठिन यहाँ भी लगे कि देश में जो बेरोजगारी की बात करी कई लोग,
बाने भी एक सीधो सीधो संदेश दियो गयो है कि भाई जो भी कोई बच्चों नयो घर में आवे हाँ। वो आपके साथ एक काम ले रहा है, बिल्कुल। बीका बाप दादा जो काम करता रहे आज भी को समाज जो काम करते रहे जे भी काम ने हाथ का हुनर ने तो सीखो और फिर साथ में करो पढ़ाई लिखाई और फिर यदि थाने लागे कि भाई थे बड़ा अफसर बनो, आईएएस बनो, कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, पर आपको काम तो आपने अणु चाहिए। वह तो सोने पे सुहागा वाली बात कर दी थे। हाँ, पर अरुण जी की जिंदगी से जुड़े एक महत्वपूर्ण सवाल मैं भी पूछूं ले। वह कहीं अच्छा, आप तो इतने आप महत्वपूर्ण विभाग आपने संभाले और अब उनसे कहीं बढ़कर शायद वित्त विभाग, क्या है ये वित्त विभाग और किस तरह से देश की उसमें विकास में या हम कहें राज्य के विकास में ये कार्यरत होता है, आगे आने वाले टाइम में कितना प्रभावी आप इसको और क्या नवाचार आप इस क्षेत्र में? देखिए, वित्त आयोग का मूलतः काम रहता है कि जितनी भी तरह से राजस्थान को रेवेन्यू राजस्व जहाँ जहाँ से प्राप्त होता है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, उस सब का आप डाटा बना करके पंचायत और नगर निकाय इसको इनके अनुशंसा के आधार पर सरकार पैसे देती है। इसमें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का भी होता है, राजस्थान में विभिन्न करों के माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो सब भी होता है, उसमें से एक परसेंटेज तय करके पंचायत को और निकायों को पैसे देने का होता है। उन दोनों में भी बाइफरकेशन करते हैं, जितना आ रहा है उसको कितनी निकाय में और उनकी नंबर के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से सबको हम तय करने का काम करते हैं। अभी तक जो बड़े सोर्स हैं पंचायत और निकाय को देने के, एक चुंगी हमने समाप्त की थी, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, चुंगी समाप्त की तो चुंगी की कैपिंग को करके एक फिक्स कर दिया कि आपको इतने पैसे उसमें से आएंगे, बाकी करों का सम। लेकिन ये अनुभव आ रहा है, अपन सबको भी अपन ध्यान देंगे कि केवल सरकार के अनुदान के आधार पर निकाय और पंचायतों के जो आवश्यकता है उनको पूर्ति नहीं हो सकती। इस सबको अनुभव भी कर रहे हैं। सड़क का विषय होगा, सीवरेज का होगा, पार्कों का होगा, बिजली का चीज़ों का होगा। हम सब शहरों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, विकास की जो चीज़ उतनी नहीं हो पा रही। तो इस कारण से एक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भरता की बात है, पंचायत और निकाय ये भी सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इस दिशा में विचार होना चाहिए। तो वित्त आयोग इसके ऊपर भी अलग अलग स्तर पर चर्चा करेगा, चर्चा करके कुछ मॉडल्स हम तैयार कर सकते हैं क्या, निकाय और पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके, उनके जो स्टेक होल्डर उनके साथ बैठ करके इसकी कार्य योजना तैयार करने की इच्छा है, जिससे कि पंचायत और निकाय आत्मनिर्भर बन सकें और स्वयं के आय के आधार पर अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें। आपने बताया कि अभी अलग अलग प्रकार के जो कर हैं उनकी आप समीक्षा करते हैं, क्या बढ़ाना, घटाना, नया लगाना, कई तरह की, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं, उनको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की जो बात है, इसी से जुड़ा हुआ विषय अभी देश में देखने को मिला है। जीएसटी को लेकर जो है वो नई चीज़ें काफ़ी कुछ आ गई हैं, रिफॉर्म जो हुए हैं, क्या लगता है उसका सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ने वाला है? सीधे सब पे असर पड़ेगा। वैसे अपन देखें कि देश में हम 47 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में आज़ादी अभी तक पूरी नहीं मिली। हम अभी तक एक देश में कई तरह के करों की रचना थी, शिक्षा नीति भी के ऊपर भी विषय चलता था, एक देश एक शिक्षा नीति, एक देश एक राशन कार्ड, कई विषय चलते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा कि जीएसटी को लेकर के 14 से पहले भी बहस चल रही थी, संसद में कई बार बिल आया, लेकिन दुर्योग से उस समय की सरकार उसको पारित नहीं करा पाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इच्छा शक्ति भी थी, आग्रह भी था, एक देश में कर की संरचना एक होनी चाहिए। 2017 में शायद इस बिल को पास कराया जीएसटी का, और जब हुआ तो देश भर में एक जबरदस्त ऐसा वातावरण बना था कि इसके कारण से उद्योग और व्यापारों को नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी, उन्होंने उसके बीच में भी जो जो चर्चा निकली उन रिफॉर्म्स को तुरंत करते चले। 17 का मुझे ध्यान है कि उस समय की कर संरचना जो इसकी जीएसटी कलेक्शन था वो 11 करोड़ के आसपास था। आज वो कलेक्शन बढ़कर के 22.8 करोड़ प्रति माह तक, 22.8 लाख करोड़ प्रति माह के हिसाब से 2 करोड़ प्रति माह हुआ, और टोटल मिलाएं तो ऐसा लगभग आता है। तो कुल मिलाकर तो ये लगातार बढ़ने की आई। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को देश की प्राचीर से बोलते हुए एक वादा किया था, दिवाली पर बड़ा तोहफा देंगे। उनकी इच्छा थी कि एक देश एक कर। तो जीएसटी आई तो 4 स्लैब थे, 4 में से 2 स्लैब समाप्त किए, पहले 5, 12, 18, 28, अब 5 और 18 2 ही स्लैब रह गए। केवल 2 स्लैब नहीं रहे, इसके साथ साथ सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार और नीचे के मध्यम वर्गीय परिवार से जो लोग हैं, उन सब के ऊपर जिन चीज़ों का अधिकार पड़ता था, आज इलाज का विषय होगा, उसको लगभग उन्होंने मुफ्त करने का काम किया, 5% पे ले आए, दवाइयों का 5% पे लेके आए, बच्चों की पढ़ने की किताब होगी, पेंसिल होगी, उसको लेकर के आए, दैनंदिन की चीज़ें जितनी हैं उन सबको 5% के इसके ऊपर लेके आ गए। तो हर घर का खर्चा कम हो जाएगा। तो इसमें ग्रामीण और शहरी नहीं, हर व्यक्ति का, और विशेष रूप से मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय परिवार के जितने लोग हैं
उन सब के ऊपर इसका लाभ मिलेगा और हर व्यक्ति का घर का बजट कम होगा, एक तरफ ये होगा। दूसरा, हमारी उत्पादक की लागत भी कम होगी। इसके कारण से जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं, भारत के उद्योग धंधों की जब कॉस्ट प्रोडक्शन कम आएगी तो निश्चित रूप से दुनिया के देशों से जो माल आ रहा है कीमत कम होगी, तो हमारा व्यक्ति जो कई बार कीमत के कारण दूसरा खरीदता है वो भी भारत का खड़ेगा, उद्योगों को भी इसका लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, हर आदमी को इसका लाभ मिलेगा, ये तो है। अब चूंकि मैं एक महिला हूं तो भाई मैं आपसे जुड़े हुए सवाल पूछ लेती हूं। बिल्कुल पूछना कि चाहिए माँ के था ताई, महिलाओं के ताई और खासकर हमारी बच्चियों के लिए भविष्य में क्या किस तरह की योजनाएं हैं कि वो भी जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बन सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस सारे विषय को उन्होंने महिला को प्राथमिकता देने की बात कही जी। आप ध्यान आता है कि लंबे समय एक मांग था कि महिला अब केवल घर में चूल्हा चौला में चक्कर करने वाली महिला नहीं है। उन्होंने कहा देश के हर क्षेत्र में महिला पहुंच रही है। आज बॉर्डर के ऊपर हमारे महिलाएं खड़ी हैं, फाइटर प्लेन हमारी महिलाएं चला रही हैं, अंतरिक्ष के ऊपर महिलाएं जा रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, प्रशासन के क्षेत्र में है, राजनीति में प्रखर स्थानों पर है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा कि नेतृत्व भी महिलाओं के पास रहना चाहिए। इसलिए महिला आरक्षण बिल जो देश में लंबे समय से बेल चल रही थी, महिला आरक्षण बिल होना चाहिए। ये केवल प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति है, इसके कारण से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ और मुझे लगता है जैसा उनका सब वादा भी है कि अगला जो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें इसको पारित करें। मैं जो इसमें कहता हूं तो आपको ध्यान आएगा पीछे बैकग्राउंड में, देश में भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अपने पार्टी के संविधान में, आज नहीं, सुषमा जी उसकी खुद समिति के अध्यक्ष थी, सुषमा स्वराज जी, उनका ये रेजोल्यूशन था, लेकर के आए और शायद कभी 2000 के आसपास को लेकर आ गए कि 33% आरक्षण अपने संविधान में पार्टी के पदों में पार्टी ने दे दिया था, इसको दिया। राजस्थान में आपको ध्यान होगा भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 33% पंचायतों में, नगर निकायों में आरक्षण देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के विचार में और उसको प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और विधानसभा में पारित करा करके निश्चित रूप से जो हम सब की सोच थी उसके हिसाब से महिला को एक स्थान देकर के हर जगह वो नेतृत्व करे, इसने प्रमुख स्थान पहुंचा। अरुण जी, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं एक प्रकार से ना, और राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लड़वाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कोविड के समय से एक अभियान चलाया सेवा ही संगठन, मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा, कभी रक्तदान हो रहा है, कभी पौधारोपण हो रहा है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में जब जाते हैं, बात करते हैं, तो क्या इस तरह की बात सुनाई नहीं देती कि हमारा काम ये कहाँ आ गया, ये तो सामाजिक संस्थाएं करती हैं, पौधारोपण एनजीओ वाले करते हैं, रक्तदान करते हैं, हमारा काम चुनाव लड़ना, लड़वाना, पार्टी का संगठन तैयार करना। तो ये जो राजनीति और सेवा, इसमें कार्यकर्ताओं के बीच जाकर किस प्रकार से क्या तो भाव आते हैं और कैसे आप समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब राजनीति में आया तो इस भाव को लेकर के आया राष्ट्र प्रथम। जब राष्ट्र प्रथम की भाव आई तो मैं, और उसमें सत्ता को भी उन्होंने दूसरे स्थान पर रखा, देश को पहले रखा। प्रधानमंत्री जी उसी भाव को उन्होंने बढ़ाने का काम किया, या भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा कि जो कोविड का आपने बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जब समय आम आदमी घर से बाहर निकलने से डर रहा था, उस समय पार्टी ने आह्वान किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रख देने का काम किया, सामग्री बांटने का काम किया, खाने का बांटने का काम किया। और मुझे ध्यान है कि ये आंकड़ा देश भर में हमारे कई सौ कार्यकर्ता उनके प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उस कोविड के कारण उनके प्राण चले गए। इस सबको बढ़ाने का अब भी लगातार देख रहे हैं। उसमें एक ही भाव है, देश प्रथम है। देश में, समाज में रहने वाला व्यक्ति, राजनीति केवल चुनाव की नहीं, 365 दिन की राजनीति है, 24 घंटे की राजनीति है। और राजनीति का पक्ष एक है कि आम आदमी के हितों की चिंता करते हुए उसके साथ जुड़ करके उसका जीवन उन्नत अच्छा होगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करे। जी, मन लगे कि पढ़ा लिखा लोग जो है बात खेबो करें कि नेशन फर्स्ट और वैल्यू मस्ट है ना, तो कटन कटे बाई बात जो है ना बीजेपी का कार्यकर्ता में, और मोदी जी खासतौर पर ही बात आटा सबने प्रेरित कर रहे हैं कि वैल्यू भी रखो और नेशन ने सबसे आगे रखो। बिल्कुल भाया, कुछ और लाइना भी है, मैं कटे ही पढ़ी कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अब अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा न थकूंगा न हौसला कभी मेरा टूटेगा, क्योंकि ये मैंने खुद से वादा किया। ये लाइनें किस तरह से प्रेरित करती है अरुण जी आपको? नहीं, मेरे को जिनके मैं आदर्श कह सकता हूँ, जिस संगठन से मैंने सीखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मेरे परिवार, मेरे पिता, उन दोनों के जीवन में संघर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जीवन यात्रा को देखेंगे तो 1947 में देश आज़ाद होने से जो संघर्ष शुरू हुआ वो उस समय रहा, फिर उसके बाद फिर आपातकाल के समय आया, फिर उसके बाद जब श्रीमती गांधी की हत्या उस दौर में भी आया। इस समय अलग अलग फेज़ में सारा संघर्ष चलता रहा, उसके बाद भी यात्रा बढ़ती रही। मेरे पिता ने भी मुझे
खुद के संघर्षों के साथ बढ़ना सिखाया, तो उसी चीज़ों में बढ़ते हुए हम लेते हुए बाधा कितनी में आए, हाँ। लक्ष्य एक रहना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं और अपने जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं लानी, इस भाव को लेकर एक काम करना निश्चित रूप से। बिल्कुल। मंजिल जो आपकी है, मंजिल का मतलब केवल एक सत्ता ही नहीं होती, मंजिल की आज इच्छा केवल इतनी है, जिस भाव को लेकर के संगठन में काम करना शुरू किया था, उस राष्ट्र के लिए काम करने का, उस भाव से मेरा आज भी मन की इच्छा रहती है कि संगठन कोई ना कोई काम देता रहे, जितनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य है उस हिसाब से काम को देते रहे। काम का मतलब सरकार में पद और दायित्व नहीं होता जी, संगठन में पद और दायित्व भी नहीं होता जी। संगठन में बहुत सारे काम चलते हैं, किसी न किसी काम के साथ कार्यकर्ता जुड़ा रहे, इस बात पे। वो निश्चित भाया रूप से- कहवे छे ना हाँ। कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल की ओर किस जा रहा मंजिल की है, ओर लेकिन जा रहा अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह मत करो। बिल्कुल इसी तरह की बात मेरे को भी ध्यान आती है कि हाँ। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। इसी तरह की बात अरुण जी ने भी अभी कही है कि सत्ता में क्या भागीदारी होगी नहीं होगी, क्या पद है, जिम्मेदारी है, लेकिन संगठन के भीतर रहकर जो काम करना है, जो जिम्मेदारी मिल गई वही काम सहजता से करते जाएं। निश्चित रूप से संगठन के जो मूल कार्यकर्ता होते हैं उनके विचार इसी प्रकार के होते हैं। अरुण जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, 4-5 वर्ष तो इस देश की जनता को ये देखने में समझने में लग गए कि ऐसा प्रधानमंत्री जो लगातार विदेशों की यात्राएं करते रहते हैं, विरोधी अलग तरीके से निशाना साधते थे। अखबारों में हम देखते थे कि 50 वर्षों में इस देश में पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री पहुंचा है, 40 वर्षों में कोई पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचा। इतनी लगातार विदेश यात्राएं जो की हैं उन्होंने, उसके कारण हमारी विदेश नीति पर और दूसरा विदेशों में भारत, भारतीयता और भारतवंशियों का जो सम्मान वो किस तरह से बढ़ा, उसको लेकर आपका क्या वो जो अनुभव संबंध है? आपने मजबूत भी हुए। विदेश हाँ। यात्राएं की होंगी, तो आपने भी प्रत्यक्ष अनुभव कैसे क्या किया इन पिछले 10-11 वर्षों में? देखिए, भारत का एक हमारा एक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम का। जी, हम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः दोनों सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद ही जहाँ इस देश की चिंता की और देश में जो अंत्योदय की जिसकी बात दीनदयाल जी ने कही थी, उस अंत्योदय के भाव को लेकर के उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने की बात की। वहीं संपूर्ण विश्व में जो भारत के लोग खड़े हुए हैं उनको एम्बेसडर के नाते भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय विधा, इन सब को पहुँचाने का काम हो। दूसरा, सबके साथ जैसे जैसे हमारा संबंध ठीक होंगे तो संबंध ठीक होने के लिए विश्व में जैसे स्थायित्व की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, उन वैल्यूज़ को भी हम कहीं खड़ा कर पाएंगे। आज ध्यान में आता है आप सबको देखने के लिए, कोविड के समय में जब हमारे पास वैक्सीन बनाई तो अमेरिका जैसा देश भी अपने लोगों से वैक्सीन पैसे दे करके वैक्सीन लगा रहा था। भारत ने 138 देशों को वैक्सीन सप्लाई की और उस समय मानवता का वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को लेकर खड़ा किया। उसी का परिणाम थी जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो बड़े देशों को देने के स्थान पर वो देश भारत के साथ खड़े हुए। आज उसी भाव से ध्यान में आता है, चाहे जब रूस यूक्रेन का संकट होगा तो उस समय भी यही चीज़ ध्यान में आई कि बाकी आपस के लड़ रहे होंगे लेकिन भारत के साथ खड़े थे। आज दुनिया में कहीं भी किसी तरह का संकट आता है तो हर व्यक्ति को लगता है समाधान कहीं है तो भारत के पास है। नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पास समाधान है, इस आशा के साथ खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो सही बात कही आपने, शुरू में जब विदेश में यात्रा होती थी लोगों को लगता था, उसके कारण से अब ध्यान में आता है, इसके कारण भारत की पहचान खड़ी हुई, भारत की मूल जो हमारी थाती थी उसको लेकर खड़े आए, भारत के व्यापार को, उद्योग को इसके कारण बल मिलने का काम हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को हुआ और संपूर्ण विश्व में जिस वैल्यूज़ को लेकर के हिंदुत्व और हमारे भारत की धारणा खड़ी थी वो आज एस्टेब्लिश हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री भारत विकास रोजगार योजना, यूथ के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कहीं देखा जा भाया कि यूथ जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करे छे या कोई नौकरी करवा जावे छे, कदई तो मिल जावे छे, कदई पास हो जावे छे, कदई फेल भी हो जावे छे, फेल से कहीं हतोत्साहित हो जावे छे। तो बेकत ये जो रोजगार योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, किस तरीके से युवा इसका लाभ उठा पाए? अनिता जी, केवल प्रधानमंत्री जी ने ये योजना तो बनाई लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ युवाओं के लिए की। एक तो उन्होंने अलग अलग मुद्रा योजना लेके आए, स्टार्टअप लेकर के आए, मैंने विश्वकर्मा योजना लेके आए, विकास योजना लेके आए। इन सब योजनाओं के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म युवा को देने का काम किया। उसके पीछे एक ही भाव था, हर व्यक्ति नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से 47 के बाद के कालखंड में देखें जो शिक्षा नीति हमारी थी, उस शिक्षा नीति में हमको रोजगार से दूर कर दिया और नौकरी की तरफ भीड़ में हम चल रहे। हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी दे सकें। जो अभी विवेकानंद जी ने कहा था उसी बात मैं फिर लेके जाऊंगा। कुमार ने अपना काम छोड़ दिया, लोहार ने अपना छोड़ दिया, बढ़ई ने अपना छोड़ दिया, किसान ने अपना छोड़ दिया, पंडित ने अपना छोड़ दिया, हम सब ने अपने काम छोड़े और सब नौकर बनने की दिशा में चले गए। उसका दुष्परिणाम प्रधानमंत्री जी ने सब योजनाओं के माध्यम
उन्होंने आपको ध्यान हो एक बात कही थी, मेक इन इंडिया, जहाँ वोकल फॉर लोकल की बात कही, मेक इन इंडिया की बात की, कि भारत के पास वो विधा है, वो टैलेंट है, जिसके माध्यम से खुद निर्माण कर सकता है। हमारे युवा में ताकत है और उसके परिणाम हम देख रहे हैं दुनिया में। आज भारत के इन सब चीज़ों की निकल कर आ रही है और बहुत बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका योगदान जुड़ रहा है कि आज युवा अपने चीज़ों को खड़ा कर रहा है और उसके माध्यम से रोजगार खुद या अपना अर्थ संचय कर रहा है और लोगों को रोजगार भी दे पा रहा है। जी 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 भैया, आपके हाथ के हुनर की तो कहीं होड़ ही कोई होड़ को नहीं है ना। और आप कहीं भी काम करो भी, युवाओं का कहीं भी संदेश है, कहीं भी काम घड़ा बनाबा को हो, कहीं भी हो कपड़ा सिलबा को, कोई भी छोटा सा काम हो, थे पढ़ो लिखो खूब आगे बढ़ो तो वो काम ने लेर चालो ला तो और दिन दुनी रात हो गई। जी मैं तो आज देखूं कई बार कि कॉलेजा में जाऊं, यूनिवर्सिटीज में जाऊं, तो मैं बात करूं आसू युवासू तो बांके ने 5-5 7-7 डिग्री मिल जाए। हाँ, पर बाने आप पूछा कि भाई थाने आवे कहीं है तो बोली कि मैं तो 4 सब्जेक्ट में एमए करियोड़ा हां। हाँ, पण आवे कहीं आवे कहीं कोने। तो ई बात पर कटे न कटे हमारे प्रधानमंत्री जी भी जोर देवे कि स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कुछ न कुछ हाथ को हुनर सीखना जरूरी है। हाँ, तो और खेलो इंडिया जो स्कीम आपने प्रधानमंत्री मोदी जी री रही भाई जी, मैं पढ़बा में कम मन लागे थे तो खेलो थे खेलर ही दुनिया खेलो में इंडिया आज का रहा, काम फिट इंडिया रहा, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो, हाँ। इन से हमारी भारतीय आयुर्वेद का होगा, नेचुरोपैथी हो, इन सबको बढ़ाने का रहा। हाँ। मूल रूप से इन सब में से एक निकल के आता है कि भारत की मूल आत्मा निकल करके हमारे पास सब कुछ है। जी, तो हम अपनी इन चीज़ों को पहचानें, दुनिया के पीछे जो दौड़ रहे हैं विदेशी चीज़ों के ऊपर, हम भारत में सब चीज़ें। हाँ। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आपको ध्यान स्वदेशी की बात की। स्वदेशी जो बात की मन की बात में, वो कहते हैं कि आप विदेशों में घूमने जाते हो, भारत में जितने स्थान हैं दुनिया में कहीं पहले वहाँ घूमो फिर दूसरे को। आप डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बाहर जा रहे हैं बढ़िया करने को, हमारा खान पान विदेशी, हमारे जैसा खान पान है उसका दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ हाँ, इन सब खेलों में अपना वर्चस्व भी बढ़ा है, ओलंपिक में हमारे मेडल्स बढ़े हैं लगातार बढ़। तो इसमें आप क्या देखते हैं अरुण जी की जिस तरीके से एक दौर में तो हम जो है वो ओलंपिक की टेबल में अखबारों में देखते थे कि भारत में कहीं कोई एक आधा मेडल तो दिख जाए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो है वो मेडल केवल ओलंपिक में ही नहीं अपितु तो अलग अलग खेलों में भी हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं, चाहे वो आपकी अपन एशियाई खेलों की बात कर लें किसी भी, बिल्कुल, तो उनमें भी भारत के खिलाड़ी बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और खास बात जो मेरे को देखने को लगती है वो ये लगती है कि प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से संवाद भी करते हैं। तो आपका क्या नजरिया है, क्या लगता है कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की क्या योजना है, क्या माइंडसेट है? विकरण जी, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो किसी एक क्षेत्र के ऊपर नहीं, समाज जीवन के सब क्षेत्रों में हर व्यक्ति जो जहाँ खड़ा है वो बेस्ट करे। ये जो बेस्ट भाव है हमें ध्यान में आता है कि खेलों में ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी 14 से पहले भी थे और आज भी थे। 14 से पहले जितना थ्रस्ट होना चाहिए सरकारों का उनके ऊपर चिंता करने का, उनके बढ़ाने का, शायद वो नहीं था। प्रधानमंत्री जी आने के बाद बजट की जहाँ पूर्ति करने की बात हुई, उनको प्रोत्साहन देने की बात की, स्वायत्तता स्वतंत्रता देने की बात की, उनके रेगुलर उनकी हर चीज़ की मॉनिटरिंग, किसी भी तरह के खिलाड़ी को तैयार होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरह का पूरा वातावरण उसको व्यक्ति को मिले। जब ये चीज़ आई और स्वच्छता उनको मिली कि हम खुल करके खेल सकते हैं तो उसके परिणाम भी देने का काम किया। आज विश्व के पटल के ऊपर भारत खेल के रूप में भी निकल के आ रहा है। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके कार्यक्रम नीतियों के परिणाम से। बिल्कुल जी मैंने एक खास बात आ लगे कि जहाँ भारत जो है वो क्रिकेट को विश्व कप को फाइनल खेलो और फाइनल में यदि खिलाड़ी बढ़िया खेलर भी हारगा जीत न सका तो प्रधानमंत्री जी फोन करया, विराट कोहली से बात करया, अपने रोहित शर्मा से बात करया और खया माने की कोई बात को न घबरा बाकी बढ़िया खेलिया है ना। तो यहाँ लागे कि घर कोई बड़ो बूढ़ो आदमी अपनी पीठ थपथपा रहे हो। और केवल खेल में ही कोने आप बात वैज्ञानिका के साथ भी आप देखा कि कोई मिशन मान लो पूरा सक्सेस नहीं हुई तो वैज्ञानिक रो रहा ही, आंखें से आंसू आ रहे पर प्रधानमंत्री जी जार पाने। बिल्कुल, अपना ओलंपिक में भी जो मेडल लाया बीने तो बधाई दी अपना प्रधानमंत्री जी, जो न ला पाया बाने भी ढांढस बनाया कि कोई बात नहीं, ये बार नहीं तो अगली बार सही। भाई अशो ही तो होना चाहिए देश को प्रधान जो देश के हर व्यक्ति की पीड़ा ने भी समझ सके, और सबने देव सम्मान लाभ में बिल्कुल बाने सम्मान भी दे सके। अरुण जी आपसे अब जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पिछले 10-11 वर्ष का जो सीन है, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके और अभी तक उनके माध्यम से बहुत सारी योजनाओं की हमने अभी चर्चा की, अलग अलग क्षेत्रों में हमने विदेश नीति से लेके रक्षा नीति तक की बात कर ली। आपको क्या लगता है कोई प्रमुख 3-4 काम ऐसे इन वर्षों के इस कालखंड के जो लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते या एक सजग नागरिक होने के नाते आपको ये लगता है कि हाँ इन 10-11 वर्षों में ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण काम 3-4 कोई काम आपको जो नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों की बात की, किसान, मजदूर, महिला और युवा।
तो इन 4 जातियों के सबके लिए उन्होंने काम को योजना की बात की। मैंने अलग अलग स्कीम बताई युवा के नाते से, जहाँ शिक्षा नीति को परिवर्तन करके एक ऐतिहासिक काम किया, उसको रोजगार के साथ आपका मेक इन इंडिया के साथ जोड़ करके वो खुद निर्माता बने, उसकी योजना शुरू की। महिलाओं के सम्मान के नाते जब महिला आरक्षण बिल पारित किया, वहीं महिलाओं की विभिन्न योजनाओं को देख करके कैसे वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसको प्रोत्साहन देने का काम किया। किसान के लिए कई बातें होती थी, अलग अलग सरकारें हैं जो किसान की बात करती। किसान सम्मान निधि एक तरफ देने का काम किया, वहीं उसके साथ साथ बीज में, पोटाश में, सब में उनको कैसे किसी प्रकार की निर्भरता नहीं, इसको हम धीरे धीरे कैसे हम इस रसायन के ऊपर निर्भरता कम, उसके कारण से जो पॉल्यूशन खड़ा हो रहा है उसको रोके, इसकी चिंता करने का काम किया। किसानों की बाकी सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया। इन सब चीज़ों में मजदूर के नाते जो विश्वकर्मा योजना की बात की और कई योजनाओं को आज उनके अपलिफ्टमेंट की बात, उसमें भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को, चारों जो जिन जातियों की बात की है, उन्होंने जाति को वर्ण व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा, काम के साथ जोड़कर कहा, और उन सब को बढ़ाकर उनका ये बढ़ गए तो संपूर्ण देश बढ़ेगा। इस नीति का ही परिणाम है कि आज अलग अलग जितनी स्कीम चली हैं उन सब स्कीमों में सब वर्ग के लिए और कहीं ना कहीं उन सबको बढ़ता हुआ हम देख पा रहे हैं। जी इतनी सारी योजना की बात करें अभी है, तो खास तौर पर जो है आप स्वच्छता की भी बात करें कि प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लेर सामने आ गया कि भाई मैं साफ सफाई कर सकूं तो देशवासी क्यों कौन कर सके। बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आधी आबादी की बात कर रहा है ना, तो आँखा का आंसू पहुंचवा को काम करे उज्ज्वला योजना से। अरे महिलाओं की तो बात मैं वही करवा रही थी, समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी सारी योजना है, पर जो मेन जो योजना जो बहुत ही मतलब फायदा पहुंचाई वो जो उज्ज्वला योजना भी मैं और कहीं आप मतलब भविष्य में जोड़वा की बात कर रहे थे। और एक आम आदमी अगर जुड़ना चाहे उससे, आम महिलाएं, आम बच्चियां, तो किस तरह से उसमें जुड़ सकती है? मैंने बहुत सब योजनाओं को मैंने बहुत लंबा समय इस कारण, लेकिन आपने सही बात कही। आज इतना ही नहीं, आप कभी कोई सपना सोच सकता था, जहाँ इसकी उज्ज्वला योजना की बात आई है वहीं आयुष्मान भारत कोई गरीब आदमी सोच सकता था कि मैं किसी समय जगह पर जाकर अपना इलाज करा सकता हूँ, उसके ऊपर योजना बनाने का काम किया। स्वच्छता का विषय अपने को लगता होगा कि वो सड़क पर झाड़ू लगाना, कल्पना करिए अपन सब ग्रामीण परिवेश से आए, जब हम शौचालय नहीं होते थे तो माताओं बहनों की क्या स्थिति होगी। वो सूर्योदय से पहले का और सूर्यास्त के बाद का इंतजार करती थी अपने दैनिक क्रिया के लिए, उस पीड़ा से वो निकल करके आए। हम सब ने देखा है कि आज इसी सब में लिखते हुए कोई घर का सपना लेकर निकल, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका साइज भी बढ़ाया, कीमत भी बढ़ाई और लगातार इसको रेंज बढ़ाते हुए लाखों की संख्या में लोगों को आज रोजगार मिलने का काम हुआ। कभी आप सोच सकते थे कि इस देश में स्वच्छ पानी मिलेगा हमें? बिल्कुल। आज हम पौंड का पानी पी पी करके, उसमें भैंस भी उसमें आती थी, हम भी उसी पानी को पीते थे। प्रधानमंत्री ने हर घर नल की योजना, उस योजना को लाकर के धीरे धीरे करते हुए जल जीवन मिशन से हर घर में नल का पानी पहुंचाने की बात की। मुझे आश्चर्य होता है कि जब प्रधानमंत्री 14 में बने तो उन्होंने कहा कि हर घर गांव में बिजली पहुंचाएंगे हम 5 साल में। कभी मेरे जैसे कि आश्चर्य था कि क्या आज़ादी के इतने सालों में हम गांव को बिजली नहीं पहुंचा पाए। आज उन्होंने कहा हर घर को, तो हर घर को बिजली, इसके साथ साथ बिजली की आपूर्ति हमारे पास उतनी नहीं है, तो सोलर के विषय को अल्टरनेट एनर्जी कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर काम शुरू किया। तो प्रधानमंत्री जी के विजन की बात है कि जैसे कहा ना कि जहाँ आवश्यकता होती है आविष्कार की जननी होती है, जिसकी नीड आई उस नीड का उन्होंने तैयार कर दिया कि हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। एक सेक्टर नहीं, हर क्षेत्र में उन्होंने काम को खड़ा। आप बात कर रहे हैं उनके विजन की, तो विजन की बात करते हैं तो 2047 में विकसित भारत की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्या लगता है कितना क्या कुछ परिवर्तन उस समय तक हो जाएगा? क्या लक्ष्य रखे गए हैं विकसित भारत के लिए 2047? भाया मन तो लागे थे 47 से पहले हो जाए लो। नहीं, प्रधानमंत्री जी का विजन ये सब क्षेत्र, आज भी हम 2014 से लेकर के 25 तक बहुत सब क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारत आज भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बना है। जो हमारे सामने चुनौती है, हर क्षेत्र में चुनौती है, विश्व के पटल पर सब जो लोग स्थितियाँ हैं उन सब में आज सुरक्षा के नाते भी हम खड़े हुए हैं। इन सब को लेकर धीरे धीरे हम खड़ा करें। इसकी योजना मुझे लगता है जिस तरह का रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने बनाया, 47 में भारत विश्व के सबसे संपन्न देशों में खड़ा होगा, विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा होगा। सारे विश्व को नेतृत्व जब मैं कहता हूँ तो नेतृत्व कोई अस्त्रों के आधार पर नहीं, शस्त्र के आधार पर नहीं, अपनी ज्ञान, विधा, संस्कृति, संस्कार, इस सब के आधार पर संपूर्ण विश्व को इस सब के आधार पर नेतृत्व देगा, ऐसा विश्वास खड़ा। बिल्कुल निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो विजन है वो हर एक क्षेत्र में भारत अग्रणी रहे और साथ ही साथ पूरे विश्व का नेतृत्व करे, इस प्रकार का भाव है। क्या किस तरीके से आप जैसे कह रहे थे अभी कि 2047 तक तो बाड़ी कौन देखनी पड़ा, बाड़ी कौन देखनी पड़ी, ऊंचा पहली हो जाए लो भाई। हाँ, मने यहाँ लागे छे। बिल्कुल। और अगर सर की पर्सनली मैं अगर बात करूं, इतने विभागों में काम करके
कौन सा विभाग सर ऐसा रहा, हालांकि बहुत मुश्किल होगा इसका जवाब देना, जो बहुत ही मतलब दिल के करीब रहा? देखिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का मुझे जी। काम मिला था। मैं कह सकता हूँ ये वो विभाग है जिसमें समाज में सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं उनके लिए विभाग में योजना बनाने का काम होता है। जी। मुझे आत्मसंतोष इस बात का मिला कि उस विभाग में 5 वर्ष तक काम किया और जिन चीज़ों को लक्ष्य को लेकर के चले, आज तक हम पूरी चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते थे। वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की 17 स्कीम थी, उनको डिलीवर होता था तो कई तरह की शिकायतें रहती जी, थी। जी। उन 17 स्कीम्स को सबको ऑनलाइन हमने किया, ऑनलाइन करके हम समय पर डिलीवर कर पाए, पूरा डिलीवर कर पाए। इस संतोष को आज भी मैं फील करता हूँ। बाकी तो जहाँ काम किया उसके कुछ ना कुछ संतोष मिलता है, लेकिन इस विभाग का संतोष सबसे अधिक है। हाँ। कि जब आपको मौका लगा अभी था। वित्त आयोग में जिम्मेदारी है, अध्यक्ष हैं आप वित्त आयोग के, तो क्या लगता है कि क्या लक्ष्य अपने लिए लेकर चलते हैं कि अगले कुछ वर्षों में जो है, और ये मेरी प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी, ये मैंने किया है और कुछ क्या नवाचार मुझे करने हैं? विक्रांत जी, मैंने बताया आपको कि आज आप भी अनुभव करते होंगे, सब समाज अनुभव करता है। जी। इतनी आज़ादी के इतने समय बाद भी पंचायतों की, निकायों की जो मानव की मूल समस्याएं हैं वो खड़ी हुई है, उनका समाधान नहीं हो रहा। अपन जयपुर की बात करें तो सड़कों का विषय लगातार चलता है, पार्कों का चलता है, लाइटों का चलता है, सीवरेज का चलता है, लगातार विषय। ऐसा नहीं है कोई सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन सरकार के पास साधन जितने हैं उन साधनों के आधार पर इनका समाधान। जब तक ये निकाय सेल्फ सस्टेनेबल बनेंगे, खुद अपने स्वावलंबी नहीं बनेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं सब निकायों को अपने आय के साधन कुछ और खड़े करने पड़ेंगे, जिनके आधार आज देश में ऐसे बहुत सारे निकाय हैं जिन्होंने अपने खुद के आय के साधन खड़े किए। आज बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, गैसों का उत्पादन कर रहे हैं, बस चला रहे हैं। इस सब के आधार पर जो उनकी आय आती है, उन सब आय के आधार पर वो अपने विकास को खड़ा कर पा रहे हैं। उस तरह के कुछ मॉडल हमारे यहाँ भी खड़े हों, लोग आत्मनिर्भर बने, इसकी चिंता हमारी है, उसको काम। जी जी, ये तो बताया आगाह को आपको रोड मैप, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन है, तो मैंने 2 बातें बाकी बहुत जो है प्रभावित करी। मैं एक तो बड़ी बात में आ गया कि डरते हुए हैं जो अपने लिए मरते हैं। बिल्कुल। मैं तो देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता। डर की बात और बात चीज बाकी चाल में भी दिखे है, बाकी बोली में भी दिखे है। और एक बात जो है, बात 2013-14 से ही बोल रहे हैं कि माना अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। अपने आप में मेरे को ये लगता है कि युवाओं के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा ये जो पंक्ति है कि आप कहीं ना कहीं प्रयास तो प्रारंभ कीजिए। इस प्रकार की जो बात, इस प्रकार के नेतृत्वकर्ता हमारे को मिले हैं, और आज उनका जन्मदिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। वो कहते हैं दानवता के घेरे से मानव को मुक्त कराना है, और आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। किसी भी देश के विकास में वहाँ के युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो सर, टाइम की बहुत लिमिट को देखते हुए युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको, युवाओं को कहूँगा, एक अपने आँखों में एक सपना रखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जितना परिश्रम आप कर सकते हैं करें। निश्चित रूप से उस मंजिल को आप प्राप्त करेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, परिश्रम चाहिए, एकाग्रता चाहिए। अगर इस सब के साथ हम बढ़े तो अपने को, दुनिया आज सारी छोटी है और दुनिया भारत के साथ जुड़ी हुई है, उसको प्राप्त करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। सबको मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इतना समय दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी योजनाओं की भी आपने विस्तार से चर्चा की। राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए आपने विस्तार से जो है वो सारा विषय रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।